जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अपना डिस्कस कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे, गुप्ता एंड गुप्ता के। आज की इस वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डायामीटर एंड द नॉमिनल डायामीटर फॉर रिविट अप टू 25 mm डायामीटर। तो देखिए, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कितना डिफरेंस होता है ग्रोस डायामीटर में और नॉमिनल डायामीटर में, अगर हमने जो डाया लिया है रिविट का वो 25 mm तक लिया है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो सर, यहाँ पे नॉमिनल डायामीटर क्या होता है ये हमको समझा दीजिए। ग्रोस डायामीटर क्या होता है ये हमको समझा दीजिए। फिर क्या हम केवल और केवल रिविट का डाया 25 mm तक ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते? अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या कंडीशंस होंगी? तो चलो एक बार इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, रिविट की। ये हमारे पास रिविट की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के जो नोट्स हैं उसका ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे हमारे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, हेड होता है, ये हमारे पास सैंक होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, टेल होता है। रिविट के 3 पोर्शन ये हमारे पास होते हैं। अब ये जो रिविट का सैंक है, इसका जो डाया है उसको हमने क्या माना हुआ, फाई। ठीक है। अब ये जो रिविट का डाया है, फाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया बोलते हैं। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिविट क्या हो गया, जो सैंक का डाया हो गया, फाई हो गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉमिनल डाया बोल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या है, देखो, इस रिविट को आप कहाँ पे यूज़ करोगे? इस रिविट को आप यूज़ करोगे दो प्लेट को ज्वाइन करने के बाद, है कि नहीं? तो ये मैं मान लो दो प्लेट हैं और इनको प्लेट को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, लैप जॉइंट बनाया। तो आप इनको ज्वाइन करने के लिए इसको यूज़ करोगे। तो जब आप इसको प्लेट के अंदर लगा दोगे, तो प्लेट के अंदर लगाने के बाद क्या होगा कि हम इसको दो तरीके से लगाते हैं। एक तो हमारे पास हॉट रिविटिंग होता है, कोल्ड रिविटिंग होता है। ठीक है, एक तो हम इसको गर्म करके लगाते हैं, एक इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो जब हम इसके अंदर लगाते हैं तो इसका डाया जो होता है, कि स्मॉल सा थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है। तो आफ्टर ड्रेवन दिस रिविट, इसको रिविट को लगाने के बाद, प्लेट के अंदर लगाने के बाद, जो इसका डाया होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाता है, जितना प्लेट के अंदर डाया था होल का, जितना होल का डाया था उसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि एक तरीके से इसके अंदर, प्लेट के अंदर लगाने के बाद जो डाया हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस डाया। समझ में आया? तो ग्रोस डाया क्या होता है, डाया ऑफ रिविट इन जॉइंट, यानी कि जॉइंट के अंदर, प्लेट के अंदर जब हमने अपना रिविट लगा दिया, तो उसके बाद जो उसका डाया हो जाएगा उसको हम सिंपल क्या बोल देंगे, ग्रोस डाया बोल देंगे। तो नॉमिनल डाया क्या था, इनिशियल स्टेज में जो उसका डाया था, फिर हमने उसको रिविट के अंदर लगा दिया, तो उस समय जो उसका डाया हो गया, हमने उसको ग्रोस डाया बोल दिया, डी। अब इसी डी को हम मान करके चलते हैं, यही हमारे पास क्या होता है, डाया ऑफ होल होता है, जो प्लेट के अंदर हमने किया हुआ है। तो डी एच क्या है, डाया ऑफ होल इन प्लेट। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं। जो हमारा आई एस कोड है, आई एस कोड 800, वो हमें क्या बोलता है, इसके लिए बोलता है कि अगर आपका जो सैंक है, ठीक है, जो सैंक है, अगर इसका डायड लेस देन 25 mm है, लेस देन इक्वल टू 25 mm है, तो जो आप ग्रोस डाया लोगे वो कितना लोगे, 5 प्लस के 1.5 mm, इतना आप लोगे। और अगर आपका जो 5 है, सैंक का जो डाया है, 25 mm से ज़्यादा है, तो आप जो लोगे, जो ग्रोस डाया लोगे, वो नॉमिनल डाया प्लस के 2 mm, इतना आप लोगे। तो उसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि अगर हमारे पास जो रिविट का डाया है वो अप टू 25 mm है, यानी कि लेस देन इक्वल टू किसके, 25 mm के, तो हमें ग्रोस डाया और नॉमिनल डाया का डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, डी माइनस के 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1.5 mm आ जाएगा। नहीं, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1.5 mm। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, एज कंपेयर टू फील्ड रिविट सोप रिविट्स आर। हमें क्या है, सोप रिविट को बताना, सोप रिविट कैसा होता है एज कंपेयर टू फील्ड रिविट। अब फील्ड रिविट क्या होता है सर, सोप रिविट क्या होता है? तो देखो, रिविट्स जो होता है हमारे पास, उसको हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। रिविट का जो यूज़ करा जाता है, जॉइंट बनाने के लिए करा जाता है। रिविट का यूज़ कर सकते हो आप, बोल्ट का यूज़ कर सकते हो आप, बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो जॉइंट बनाने में। तो जब आप जॉइंट बनाते हो तो दो तरीके से जॉइंट बना सकते हो। एक तो आप ऑन साइट बना सकते हो, साइट पे बना सकते हो अपना, जहाँ पे आपका वर्क चल रहा है। एक आप क्या कर सकते हो कि आप इसको शॉप में बना करके लेके आओ, यानी कि लैब में बना करके लेके आओ ऑलरेडी। ठीक है, लैब में बनाया हो, दो चीज़ें हो सकती। तो इसमें कह रहा है कि जो शॉप रिविट है वो फील्ड रिविट के कंपैरिजन में कैसा होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे हम अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं। सारे इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फील्ड में एक बार क्या होता है, चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है तो हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन शॉप में ऐसा नहीं होता, सारे इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल हैं तो वहाँ पर एकदम हमारी एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन रहती है हर चीज़ की। तो वो जो जॉइंट बन करके आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू फील्ड रिवेट। क्लियर। अब देखिए इसके बारे में, और रिविट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिविट की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेड, पहले हेड जो होता है उसके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, ये अगर हमारे पास रिविट है, ठीक है, तो ये रिविट का क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, ये हमारे पास सैंक होगा, और ये हमारे पास क्या होगा सर, टेल होगा। क्लियर है। तो इस हेड के बेसिस पर हम रिविट को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है बटन रिविट, देख लीजिए कुछ इस तरीके का होता है। फिर आता है ट्रस रिविट, इस तरीके का होता है। फ्लैट रिविट, जिसका जो हेड है फ्लैट हो जाएगा। फिर आता है काउंटर सैंक जो होता है आप लोगों का कुछ इस तरीके का होता है, ट्रेपेजोडियल टाइप का ऊपर से हो जाता है। फिर आता है पेन रिविट। तो ये जितने भी रिविट हैं हेड के बेसिस पे क्लासीफाई हैं। ठीक है, तो इनको एग्जाम में तो नहीं पूछता, बस आप ध्यान दे लेना, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है तो इसलिए आप लोग के लिए है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू ड्राइवन मेथड। अब ड्राइवन मेथड मतलब जब हम उसको ड्राइव करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, प्लेट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दो तरीके के मेथड होते हैं, एक हॉट ड्राइवन होता है, एक कोल्ड ड्राइवन होता है। हॉट ड्राइवन क्या बोलता है, हॉट ड्राइवन आप लोगों को गर्म करके रिविट को लगाना है। कोल्ड ड्राइवन का मतलब आप लोग रिविट को ऐसे ही लगा रहे हो। लेकिन ठंडा रिविट आप तभी लगा सकते हो, आईएस कोड बोलता है अगर आपका डाया रिविट का लेस देन 10 mm है तो आप उसको कोल्ड ड्राइवन के थ्रू लगा सकते हो, यानी कि सिंपल उसको ऐसे ही लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका रिविट जो है वो फाई जो है वो 10 mm से ज़्यादा है, उसका सेंक जो है 10 mm से ज़्यादा, तो आपको हॉट ड्राइवन प्रोसेस ही फॉलो करना चाहिए, वो ज़्यादा सही होता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड प्लेसेस, यानी कि किस तरीके से आप रिविट को लगा रहे हो और कहाँ पे लगा रहे हो। तो इसके बेस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास हैंड ड्राइवन और पावर ड्राइवन, दो तरीके से हम रिविट को क्लासीफाई कर सकते हैं। हैंड ड्राइवन मतलब हम उसको हाथ से लगा रहे हैं, मैनुअली उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हाथ से उसको खुद अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद पावर ड्राइवन का मतलब होता है कि हम उसको मशीन की हेल्प से लगा रहे हैं। किसकी हेल्प से लगा रहे हैं, मशीन की हेल्प से। तो याद रखेंगे हैंड ड्राइवन जो होता है उसको HDR लिखा हुआ देते हैं, HDR। और जो पावर ड्राइवन होता है उसको दो तरीके से फर्दर क्लासीफाई करा जाता है, एक पावर ड्राइवन सोप रिविट और एक पावर ड्राइवन फील्ड रिविट। यानी कि आप मशीन की हेल्प से जो रिविट लगा रहे हो, अगर आप उसको लैब में लगा रहे हो, सोप में लगा रहे हो, तो पावर ड्रिवन सोप रिविट हो गया। और अगर आप उसको फील्ड में लगा रहे हो तो आप लोग के पास कैसा हो गया, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट हो गया। ठीक है। अब इन्हीं बेसिस पर जो हमारा हैंड ड्रिवन है, पावर ड्रिवन सोप रिविट है, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट है, इसके बेस पे क्या होता है, हमारे पास कुछ परमिसिबल स्टेसिस होती हैं रिविट के अंदर। यानी कि जो रिविट है हमारा, उसके अंदर हम कितनी स्टेसिस को क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। कितनी स्टेसिस को क्या कर सकते हैं हम, अलाउ कर सकते हैं। तो आपको मालूम ही है कि अगर हमको स्ट्रेंथ निकालनी है रिविट की तो स्ट्रेस इनटू एरिया हमारे पास होना चाहिए। तो एरिया तो हम निकाल लेंगे रिविट का, मालूम पड़ जाएगा एरिया। लेकिन स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए परमिसिबल, तो आईएस कोड क्या बोलता है इसके लिए, आईएस कोड 800 बोलता है कि अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस चाहिए रिविट में तो वो कितनी होती हैं। तो अगर एक्सियल टेंशन का केस है या एक्सियल कंप्रेशन का केस है तो आप ये वैल्यू लोगे, शियर का केस है तो ये लोगे, और बियरिंग का केस है तो ये लोगे। यानी कि अगर पावर ड्रिवन सोप रिविट है तो एक्सियल टेंशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होंगी वो 100 मेगापास्कल होंगी। ये वैल्यू पूछी जाती हैं एग्जाम में, अभी आप सुन लीजिए, ये वैल्यू पूछी जाती हैं एग्जाम में। वैसे ही पावर ड्रिवन सॉप रिपीट है, और सीयर का केस है तो 100 मेगापास्कल, और बियरिंग का केस है तो 300 मेगापास्कल। क्लियर। उसके बाद देखिए पावर ड्रिवन फील्ड रिविट की बात करें तो पावर ड्रिवन फील्ड रिविट में 90 मेगापास्कल, 90 और ये 270। और हैंड ड्रिवन की बात करें तो 80 मेगापास्कल, 80 और 250। अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू याद कर लो, बाकी इनको 10% कम करते रहो, 10% कम कर दो तो ये हमारे पास आ जाता है। जब इसको 10% कम करते हैं तो 240 आता है, तो 240 ना लिख करके इसको हम 250 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इस टेबल को हम याद रखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट की पावर ड्रिवन सोप रिविट। तो याद रखना जो पावर ड्रिवन सोप रिविट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छा होता है। जबकि जो पावर ड्रिवन फील्ड रिविट होता है उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस होती हैं वो पावर ड्रिवन सोप रिविट की 90% होती हैं। कितनी होती है, 90%। ठीक है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, सपोज अगर हमारे पास क्या है, परमिसिबल वैल्यू जो है, अगर हम बात करें सोप रिविट में 90 है, ठीक है, कितनी है, 100 है, तो इसका 90% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 90। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 90 आती है किसमें, आप लोग की फील्ड रिविट में। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, सोप रिविट में 100 है तो फील्ड रिविट में कितनी आ रही है, 90। तो ज़्यादा जो हमारा सही, अब एक बात बताओ, जिस पे आप ज़्यादा स्ट्रेस अलाउ कर सकते हो तो वो ज़्यादा सही होगा ना, वो ज़्यादा चीज़ों को, लोड को कैरी कर पाएगा, है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एज़ कम्पेयर टू
फील्ड रिविट, सॉफ्ट रिविट कैसा होता है, स्ट्रोंगर होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि उस पर स्ट्रेस आप ज़्यादा अलाउ कर सकते हो। देखो सॉफ्ट रिविट पर जो है आप 100 मेगापास्कल तक स्ट्रेस अलाउ कर सकते हो, तो जिस पर ज़्यादा स्ट्रेस अलाउ करोगे डेफिनेटली उसकी जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं? तो ये चीज़ आप लोग को क्या है, क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाई अ रिविट इज 16 mm, यानी कि जो हमने कनेक्ट किए हैं थिकनेस, जो हमने रिविट की हेल्प से कनेक्ट किया चीज़ों को, तो उसमें जो हमने प्लेट ज्वाइन की है उसका उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 16 mm है। तो हमको बताना सुटेबल साइज ऑफ रिविट जो होगा वो कितना होगा। तो साइज ऑफ रिविट का मतलब क्या है, साइज ऑफ रिविट का मतलब क्या है, तो साइज ऑफ रिविट का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि हमको उसका क्या बताना है, डाया बताना है। क्या बताना है, डाया बताना है कि कितना डाया होगा। तो अगर हमारे पास थिकनेस ऑफ प्लेट पता हो और हमको डाया पूछे यानी कि साइज़ पूछे, तो एक हमारे पास IS कोड हमारे पास फॉर्मूला देता है, अनविन फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। अनविन ने ये फार्मूला हमको दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर थिकनेस आपको मालूम है और डाया निकालना है तो 6.01 अंडर रूट टी, ये आपको हो जाएगा, जहाँ पे टी जो होता है थिकनेस और थिनर प्लेट होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे टी की वैल्यू 16 रख देंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.04 mm हमारे पास आ जाएगा। तो जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन बनता है MCQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। बाई प्रोवाइडिंग सफिशियंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड, यानी कि अगर आप सफिशियंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हो तो इनमें से कौन सा फेलियर आप अवॉइड कर सकते हो। अब देखो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था एज डिस्टेंस क्या होती है, एंड डिस्टेंस क्या होती है, पिच क्या होता है और गेज क्या होता है। आई होप आप लोगों को वो याद होंगी सारी चीज़ें। देखिए एक एक चीज़ को कनेक्ट करते चलो क्योंकि आगे वो चीज़ें याद होती रहेंगी। जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए कंफर्म। तो एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, पिच और गेज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक बार बता देता हूँ, अगर ये बोल्ट है, ये प्लेट है और इस पर अगर ये बोल्ट लगे हुए हैं हमारे और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास, तो ये जो होती है हमारे पास एंड डिस्टेंस होती है, ये हमारे पास जो होती है वो एज डिस्टेंस होती है, ये हमारे पास फोर्स के डायरेक्शन में पिच होती है और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गेज होता है, ठीक है। तो हम सफिशियंट एज डिस्टेंस, ये जो हमारे पास एज डिस्टेंस होती है, सफिशियंट एज डिस्टेंस अगर हम प्रोवाइड कराएं तो इसकी वजह से कौन सा फेलियर हमारा, किस फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो सीयर फेलियर होता है प्लेट का, जो सीयर फेलियर होता है प्लेट का, उसके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि एक सफिशियंट डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल हो जाती है जिसकी वजह से ये प्लेट यहाँ से नहीं कट पाती। अगर बिल्कुल आप यहाँ पे अगर प्रोवाइड कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लेट कट जाएगी, सही ना। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी जल्दी से प्लेट नहीं कट पाती, तो सीयर फेलियर क्या हो जाता है, हमारे सीयर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 6 तरीके से फेल हो सकता है जो भी रिविटेड जॉइंट या प्लेट है हमारे पास। एक तो सीयर फेलियर हो सकता है, मतलब उसका कटना हो सकता है कि हमारा जो रिविट है वो कट जाए। एक बियरिंग फेलियर हो सकता है कि वो पिचक करके प्लेट से बाहर निकल जाए। एक टीयरिंग फेलियर हो सकता है हमारे पास। एक सीयर फेलियर प्लेट हो सकता है, प्लेट का सीयर फेलियर हो सकता है। तो प्लेट के सीयर फेलियर से बचने के लिए मैंने आपको बताया एज और एंड डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। बियरिंग फेलियर भी हमारा हो सकता है प्लेट का, और हमारा स्प्लिटिंग या फिर क्रैकिंग फेलियर ऑफ प्लेट हो सकता है। जो हमारा क्रैकिंग या फिर हमारी जो स्प्लिटिंग का मतलब होता है दो जगह डिवाइड हो जाने की, पूरी प्लेट क्या होगी, 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो वो हमारे पास होता है। तो फेलियर ऑफ प्लेट अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ शॉर्ट में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन बस एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कुछ इस तरीके का सीयर फेलियर होता है, कुछ इस तरीके का हमारे पास स्प्लिटिंग फेलियर होता है। देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी प्लेट हमारी। बियरिंग फेलियर में कुछ इस तरीके का हमें इंडिकेशन देखने को मिलता है, और टेंशन फेलियर में हमें कुछ इस तरीके से हमारी प्लेट जो होती है वो पूरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ फेलियर्स होते हैं। तो अगर हमें इस सीयर फेलियर से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एज डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम पिच ऑफ द रिविट सेल नोट बी लेस देन, जो मिनिमम पिच है रिविट की वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम पिच की बात कर रहा है, ठीक है। तो पिच की मैंने आप लोग को बताया पिच होती क्या है, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, गेज क्या होता है, ये सब मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जहाँ पे इसने बोला कि डी जो है वो ग्रोस डायामीटर है रिविट का, ग्रोस डायामीटर भी मैंने आप लोग को समझा दिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन रिविटिंग की और बोल्टिंग की, जो पिच होती है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये IS कोड 800 के बेस पे हम बात करेंगे अपना।
एक्चुअली में 1984 के, क्योंकि ये WSM पे बेस्ड है। और अभी भी जो है अगर स्टील स्ट्रक्चर में मैं बात करूँ तो अगर मान लो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें 15 to 16 क्वेश्चन जो होंगे वो WSM पे बेस्ड होंगे, और 3 to 4 क्वेश्चन जो होंगे, 4 to 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग के LSM पे बेस्ड होंगे। तो अभी भी जो है WSM से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। तो मिनिमम पिच जो होती है हमारे पास, IS कोड बोलता है कि मिनिमम पिच जो है वो 2.5D होनी चाहिए, जहाँ पे डी क्या हो जाता है हमारे पास, ग्रॉस डायमीटर हो जाता है। अगर हमारे पास जो रिविटिंग है अगर वो टेंशन मेंबर में कनेक्ट की गई है, एज ए टेंशन हम उसको देख रहे हैं, तो जो मैक्सिमम पिच है वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। किस किस की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, 16T और 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम पिच होगी। कंप्रेशन में बात करें तो कंप्रेशन में जो मैक्सिमम पिच हो सकती है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ किस किस की, मिनिमम 12T और 200 mm, इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हम लेंगे। और टैग रिविटिंग की बात करें तो टैग रिविटिंग के केस में टैग रिविट क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका काम होता है केवल सेक्शन को होल्ड करके रखने का काम होता है, बाकी किसी भी तरीके की लोड या स्ट्रेस को कैरी नहीं करता है। तो मैक्सिमम पिच की हम बात करें तो मैक्सिमम पिच जो होती है टैग रिविटिंग के केस में, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 32T और 300 mm, इनमें से जो भी कम वैल्यू होगी वो हम अपनी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं। तो यहाँ पे मिनिमम पिच की बात कर रहा है, तो मिनिमम पिच के लिए IS कोड बोलता है कि 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ रिबिट। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए गाइज, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। हमारा, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा स्लोगन है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। तो VIP सिविल गुरु हमारे चैनल का नाम है। तो ऑल स्टेट AE-JEE के लिए, ऑल स्टेट AE-JEE के लिए जो है आपका, अगर कोई भी स्टेट AE-JEE का एग्ज़ाम है तो हमारे लिए गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आप देखना चाह रहे हो, कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन, तो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करोगे VIP सिविल गुरु तो सबसे ऊपर आप लोग का एप्लीकेशन वहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो हमारा कोर्स 2 है वो सिविल इंजीनियरिंग वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है, अगर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर सीखने हैं, बेसिक टू एडवांस, देखो भले ही यहाँ पे वन लाइनर लिखा हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बेसिक टू एडवांस मिलेंगे सभी कॉन्सेप्ट, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो वो अगर आप चाहते हो तो कंप्लीट, तो ये आप लोग को हमारा सेकंड कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो गुप्ता एंड गुप्ता है इसका बहुत नॉमिनल प्राइस है, दोनों ही कोर्स का बहुत नॉमिनल प्राइस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसमें कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, डेली क्लासेज होंगी, डेली PDF और डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो ये मैंने नंबर भी प्रोवाइड करा दिया, आप यहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कॉल जो करनी है आपको वो 2 PM के बाद ही करनी है, क्योंकि 2 PM तक क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद ही यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी कोई, पहले आप कंटेंट को जज कीजिए, आपको लगे वैल्यूएबल कंटेंट है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करो प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? चलो अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800। जो इफिशियंसी होती है रिवेटेड जॉइंट की, जहाँ पर मिनिमम पिच हमने रखी है अकॉर्डिंग टू IS कोड, मिनिमम पिच हमने रखी। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने मिनिमम पिच अगर आपने रखी है तो मिनिमम पिच के केस में P की वैल्यू क्या होती है, रिवेटेड जॉइंट के केस में अभी ऊपर बताया 2.5D होती है, ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो अगर हमने इतनी पिच रखी है तो हमको इफिशियंसी बतानी, रिवेटेड जॉइंट की इफिशियंसी कितनी होगी। सही है? तो देखो अभी अगर मैं बात करूँ तो रिवेट की हम कौन कौन सी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं उसकी शियर स्ट्रेंथ, हम उसकी चेक करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ, और हम चेक करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तीनों स्ट्रेंथ हम निकालते हैं। तीनों स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका होता है, वो अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस अभी समझो तीनों स्ट्रेंथ को हम निकालते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो उन क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होती है हमारे पास, वो मिनिमम वैल्यू जो शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर करके चलेंगे। साथ में अगर हम बात करें इफिशियंसी की, तो जनरल जो इफिशियंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है हमारे पास जनरल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफिशियंसी की, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जो हमारा जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ जो होगी, और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट विदाउट होल, जो हम प्लेट लगा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, उसमें बिना होल के, ये होल नहीं कंसिडर करने आपको, बिना होल के जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको नीचे रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी।
क्लियर है। अब ये देखिए हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये अभी है मैंने आपको बताया मिनिमम वैल्यू पी एस पी बी और पी टी, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, और जो आपकी सॉलिड प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, तो परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू टी। तो परमिसिबल स्ट्रेस हमको पता होंगी कितनी है प्लेट की, बी हमको पता होगा, टी हमको पता होगा, तो ये यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी। क्लियर। तो एक्चुअली में यहाँ से इफिशियंसी जब हम निकालेंगे तो ऊपर ये नीचे ये आ जाएगा हमारे पास, और जब हम इसको क्या करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल पिच के लिए निकालेंगे, तो मोस्ट इकोनॉमिकल पिच के लिए याद रखना आप लोग, जो आपकी रिविटिंग वैल्यू होती है वही प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जो रिविटिंग वैल्यू होती है वही प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और रिविटिंग वैल्यू जो होती है वो मिनिमम ऑफ पी एस और पी बी होती है। तो मिनिमम ऑफ पी एस और पी बी जो हो जाता है हमारे पास, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाती है, प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है, या फिर आप ये बोल सकते हो रिविटिंग वैल्यू हो जाती है। तो जब हम इसको रख के सोल्व करते हैं ऊपर, तो इनमें से जब मिनिमम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है, और नीचे हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ है ही। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो कट हो जाएगा टी से टी, तो ऊपर बचेगा पी माइनस डी और नीचे पी माइनस डी अपॉन पी। तो ओवरऑल ये इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल पिच के लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। अब हमें इफिशियंसी बतानी है जब हमने क्या यूज करा है, अपना मिनिमम पिच यूज करी। तो मिनिमम पिच के केस में पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 डी। तो जहाँ जहाँ पे पी आ रहा है उसकी जगह हम 2.5 डी रख देंगे, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप लोगों का कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करा गया है बोल्ट को और रिविट को। किसको कंपेयर करा गया है, बोल्ट को और रिविट को कंपेयर करा गया है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ रिविट इज़ हायर देन दैट ऑफ बोल्ट। इस क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है कि जो मटेरियल की कॉस्ट है वो रिविट की ज़्यादा होती है बोल्ट से, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज लेसर देन दैट ऑफ रिविट, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बोल्ट की वो कम होती है रिविट से, ये भी नहीं है। बोल्ट आर यूज्ड एज टेम्पररी फास्टनिंग वेयर एज रिविट आर यूज्ड एज परमानेंट फास्टनिंग, ये बात बिल्कुल सही है। देखो बोल्ट जो होता है उसको टेम्पररी जॉइंट की तरह हम यूज़ करते हैं, जबकि जो रिविट होता है उसको परमानेंट जॉइंट की तरह हम यूज़ करते हैं। अगर आपने बोल्ट यूज़ करा है तो आप उस कनेक्शन को हटा के फिर से लगा सकते हो, लेकिन आपने रिविट यूज़ करा तो उसको एक ही बार आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिविट और बोल्ट को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक तरफ बोल्ट है एक तरफ रिविट है। नो हीटिंग रिक्वायर्ड, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बोल्ट में, इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसमें टॉर्क और टाइटनिंग वगैरह इसमें रिक्वायर्ड होता है, टॉर्क हमारा इसमें हमारा रिक्वायर्ड होता है कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा बोल्ट को क्या करते हैं हमारे पास, अगर आप लोग वैसे ही देखो तो चाबी होती है की होती है, उससे आप उसको घुमाते हो, यानी कि टॉर्क अप्लाई करते हो, इस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो। इससे टेम्पररी जॉइंट हमको देखने को मिलता है, इससे परमानेंट जॉइंट देखने। लॉसेस जो होते हैं वाइब्रेशन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, ये एक्सीलेंट होता है वाइब्रेशन के केसेस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इनको देख लेना, कंपेयर कर लेना। बाकी यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं आता, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको कर ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल्ट आर मोस्टली सुटेबल टू कैरी। जो बोल्ट होते हैं वो किसको कैरी करते हैं, सीयर को, बेंडिंग को, एक्सियल टेंशन को, सीयर एंड बेंडिंग को। तो याद रखना जो बोल्ट होते हैं आप लोगों के वो एक्सियल टेंशन के केस में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, कैरी करते हैं एक्सियल टेंशन। कैसे कैरी करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, बोल्ट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिविट फॉर स्ट्रक्चर नॉट सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। अगर हमारी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है अगर उसमें वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, तो वाइब्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो उसकी जगह हम रिविट की जगह हम किसको प्रीफर करेंगे, रिविट की जगह पर हम प्रीफर करेंगे बोल्ट को, अगर हमारा वाइब्रेशन नहीं है स्ट्रक्चर में। तो अब बोल्ट कैन बी लोडेड इन, अब एक बोल्ट जो है उस पर किस किस तरीके से लोड आ सकता है, तो उस पर लोड आ सकता है टेंशन में, सीयर एंड टेंशन दोनों में, इन तरीके से क्या है हमारा लोड आ सकता है। ठीक है, इन कंडीशन में लोड आ सकता है। तो टेंशनिंग में देखिए किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो ये एक प्लेट थी हमारे पास और एक प्लेट ये थी। अब हमने क्या करा, इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको रजिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या है बोल्टिंग लगा दी। तो ये बोल्ट इस केस में ज़्यादा सुटेबल माने जाते हैं। अगर हमारा वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, रिविट की जगह पर बोल्ट अपने यूज़ कर लेते हैं। तो अब बोल्ट इज प्राइमरली डिजाइन टू विदस्टैंड टेंसाइल लोडिंग, तो जनरली इसको टेंसाइल लोडिंग के अगेंस्ट इसको हम यूज करते हैं। देयर फॉर आइडियली द बोल्ट शुड बी लोडेड इन टेंशन, क्योंकि वो क्या होता है टेंशन में, आइडियली अगर हम देखें तो टेंशन में। बाकी वो कैरी आप लोग का क्या कर सकता है, टेंशन सीयर और सीयर एंड टेंशन दोनों कैरी कर सकता है। लेकिन जब हम आइडियली कंडीशन की बात करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, टेंशन के केस में वो ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज़ यूजुअली टेकन एज। तो डायमीटर होता है बोल्ट होल का, वो कितना लेकर के चलते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रॉस डाया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्रॉस डाया की। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर ये हमारे पास रिविट है, ये रिविट है अगर हमारे पास, तो इसका हेड सैंक क्या होता है, नॉमिनल डाया क्या होता है, ग्रॉस डाया क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम डाया ऑफ होल की बात करें तो मैंने आपको बताया था डी जो होता है वही हमारा डाया ऑफ होल होता है, जिसको हम ग्रॉस डाया बोलते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर फाई हमारे पास लेस देन, यानी कि जो नॉमिनल डाया है अगर वो लेस देन 25 mm है, तो 5 + के 1.5 mm क्या लेते हैं, डाया ऑफ होल लेते हैं। और अगर हमारे पास फाई जो है वो ग्रेटर देन 25 mm है, तो उस केस में जो हम अपना डाया ऑफ होल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 5 + के 2 लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास जो ग्रॉस डाया होगा ना, यानी कि डाया ऑफ बोल्ट होल होगा, वो कितना होगा, नॉमिनल डायामीटर प्लस के 1.5 mm होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जब हमारे पास 5 < 25 mm होगा, और जब 5 < 25 mm होगा तो उस समय नॉमिनल डाया प्लस के 2.5 mm, यानी कि दोनों ऑप्शन बी और सी हमारे पास सही होंगे। तो इसका सही आंसर बी और सी होगा, ये दोनों ही हमको ऑप्शन में दे रखे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, when the bolt are subjected to reversible of stasis the most suitable type of bolt। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर हमारा पास जो बोल्ट है उस पर रिवर्सिबल स्टेसिस आ जाए तो हमारा कौन सा बोल्ट जो है वो ज़्यादा सुटेबल होगा। तो सबसे पहले तो सर बोल्ट बोल्ट आप बोले जा रहे हो, बोल्ट होता कैसा है ये बताओ। तो देखो भाई, अगर हम बोल्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके का हमारे पास बोल्ट होता है। इसकी कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे नॉमिनल लेंथ होती है पूरी, ये हमारे पास ग्रिप लेंथ होती है, और ये हमारे पास थ्रेड लेंथ होती है। क्लियर। ये हेड होता है, ये इसकी यहाँ पे अगर हम बोले तो रेडियस इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सैंक होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास क्या होता है, रन आउट होता है, ये नट होता है, और ये हमारे पास क्या होती है, थ्रेडिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको मालूम है। अगर हम बात करें हमारे टाइप्स ऑफ बोल्ट की, कि कौन सा हमारा रिवर्सिबल स्टेसिस के केस में हम सुटेबल होता है, तो रिवर्सिबल स्टेसिस क्या होती है वो आप समझो। सपोज ये आपके पास क्या थी, कोई स्ट्रक्चर थी, ये आपके पास स्ट्रक्चर थी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है मान लो कोई लोड लग रहा था, ठीक है। जब आपके पास क्या है, कोई यहाँ पे मान लो इस तरीके की कोई इसके ऊपर और बिल्डिंग थी, तो मान लो हवा इधर से इधर चल रही थी, इस तरीके से हवा चल रही थी। जो हवा चल रही थी तो आपको मालूम है लोड लग रहा है, तो इसको नीचे कंप्रेस कर रहा होगा, और ये लोड क्या करेगा, इसको इधर ओवरटर्न कोशिश करेगी। जो हवा है इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगी, जब घुमाने की कोशिश करेगी तो इधर क्या आएगा, कंप्रेशन, और ये वाला एंड क्या ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो इधर क्या आएगा, टेंशन। जैसे कि सपोज ये हमारे पास कोई पेड़ है, अब ये पेड़ है, इधर से हवा चले तो हवा चलने की वजह से क्या, ये वाला एंड इसको नीचे की तरफ झुकाएगा तो इधर कंप्रेशन आएगा, और इसे ऊपर उठाएगा तो टेंशन आएगा, ठीक है। अब मान लो इस तरह की कंडीशन, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा ऐसे ना चल करके हवा इधर से चलने लगी, हवा इधर से चलने लगी, तो जिधर अब कंप्रेशन आ रहा था उधर टेंशन आ जाएगा, और जिधर टेंशन आ रही थी उधर क्या आ जाएगी, कंप्रेशन। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, अब हमारा उल्टा हो गया सिस्टम, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल स्टेसिस बोलते हैं। क्योंकि फोर्स उल्टा हो गया तो स्टेसिस उल्टी हो जाएंगी, तो रिवर्सिबल स्टेसिस होगी। तो इन रिवर्सिबल स्टेसिस के केस में हमें कौन सा बोल्ट ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, तो जाहिर सी बात है जो हाई स्ट्रेंथ का जो बोल्ट होगा वही हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं अपना। तो हाई स्ट्रेंथ का बोल्ट हम यूज़ करते हैं अपना। और टाइप्स ऑफ बोल्ट की बात करें तो ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास होता है। और यहाँ पे देखिए, फॉर रिवर्सिबल स्टेसिस द मोस्ट सुटेबल बोल्ट इज़ यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ का जो आपका FG बोल्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। FG मतलब होता है फ्रिक्शन ग्रिप। कौन सा होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप का जो बोल्ट हमारे पास होता है। क्लियर है। तो तीन तरीके से हमने बोल्ट को क्लासीफाई करा है। फिनिश्ड बोल्ट है जिसको हम टर्न बोल्ट भी बोलते हैं, अनफिनिश्ड बोल्ट होते हैं जिसको हम ब्लैक बोल्ट भी अपना बोलते हैं, और एक हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट होते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछे जाते, बाकी आप थोड़ा थोड़ा अगर देखना चाहो तो इसमें से आप देख लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये सब PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की PDF मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। और भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।